नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी जुड़ गए होंगे। दोस्तों, अभी हम यूनिट 7 हिंदी कहानी के अंतर्गत यूजीसी नेट हिंदी कहानी यूनिट 7 के अंतर्गत जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं, जो 21 कहानी लगी हुई हैं, बारी बारी से हम उन 21 कहानी पे बात कर रहे हैं। उन 21 कहानियों का मैं संपूर्ण पाठ करता हूँ। पाठ करने से पूर्व मैं उस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लेके आता हूँ और तथ्यों के बाद हम कहानी का पाठ करते हैं। पाठ करने के तुरंत बाद हम उस कहानी से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू पिछले वर्षों में पूछे गए हैं मैं तुरंत कर लेता हूँ, ताकि आपको आपका स्वयं का मूल्यांकन हो पाए कि आप कहानी का पूरा पाठ पढ़ने के बाद कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसके पूर्व हम 10 कहानी का इसी क्रम से पूरा पाठ कर चुके हैं। एक वीडियो में हम ये सब करते हैं, दूसरे वीडियो में मेरे ही द्वारा 10 से 15 क्वेश्चन एमसीक्यू बनाया जाता है मेरे द्वारा, और वो एमसीक्यू लेके आता हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर। यह एक व्यंग रचना है हरिशंकर परसाई की, और इस सीरीज़ का यह 11वीं कहानी है। दोस्तों, इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी 1917 ईस्वी में ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में संग्रहित है। यह फैंटेसी शैली में लिखा गया है। कैसी शैली में लिखा गया है? यह एक फैंटेसी शैली में लिखी गई रचना है। इस कहानी के प्रतिपाद्य के ऊपर चलें तो देखिए, प्रतिपाद्य इस कहानी का है कि भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग किया गया है। जैसा कि हरिशंकर परसाई के बारे में आपको पता है, हरिशंकर परसाई एक व्यंग रचनाकार हैं। व्यंग के क्षेत्र में उनका काफ़ी व्यंग्यात्मक कहानियाँ उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, व्यंग्यात्मक रचनाएं उन्हें बहुत लिखा है। उसके बाद प्रतिपाद्य के अगले विषय वस्तु की तरफ देखें तो अगला विषय वस्तु है भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग किया गया। इस कहानी में निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग किया गया है। निर्दोष को भी कैसे दोषी बना दिया जाता है पुलिस के द्वारा, उस पर भी व्यंग किया गया है। पुलिस द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग। पात्र को देखते हैं। हम सभी पात्रों को संकलित करके कहानी से पूर्व ही आपको लेके आते हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इस स्लाइड का। पात्र के सबसे पहले पात्र में हम देखें तो सबसे पहला पात्र है मातादीन। मातादीन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, जो कि डिपार्टमेंट में एमडी साहब हैं। कोतवाल चाँद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। उसके बाद गृह मंत्री हैं। उसके बाद सचिव, आईजी, पुलिस मंत्री, मुंशी अब्दुल गफूर, हवलदार बलभद्र, हवलदार राम सजीवन, यान चालक। ये रहे इस कहानी के पात्र। अब हम कहानी का लाइन बाय लाइन पाठ करेंगे। और दोस्तों, इस कहानी से संबंधित इस कहानी को पढ़ते समय अगर आपके पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ओपन कर लीजिए, नहीं तो पहले मेरे से पीडीएफ ले लीजिए, उसके बाद इस कहानी को आप देखिए। इस कहानी को पढ़ते समय मैं जिस भी लाइन को अंडरलाइन करूँगा आप उसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मैं उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन ज़रूर करूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, जिसकी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इंस्पेक्टर मातादीन हरिशंकर परसाई की कहानी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे आप कंठस्थ कर लीजिए। चलते हैं कहानी की तरफ। वैज्ञानिक कहते हैं चाँद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं। वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सज़ा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चाँद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चाँद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने के? नहीं,
वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चाँद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ यमराज हैं, मेहरबानी करके सॉरी चाँद की पुलिस व्यवस्था कहती है भारत से कि सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। गृह मंत्री ने सचिव से क्या कहा? किसी आईजी को भेज दो। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गृह मंत्री ने सचिव से किसे भेजने को बोला। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चाँद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चाँद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने चाँद मातादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्ज्वल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की जय जयकार हो, कि पीएम अर्थात प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे पहले विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस पंक्ति को भी याद रख लीजिए। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पेक्सा। एफआईआर रख दी है? जी पेक्सा। और रोजनामचे का नमूना? जी पेक्सा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर में जचकी के वक़्त अपने खटला अर्थात पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा जी पेक्सा। जचकी इन द सेंस, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उनकी वाइफ जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो ऐसे समय की बात हो रही है कि उस समय जब दिक्कत होगी तो आप भेज दीजिएगा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहें पेक्सा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा। एक और भी वहाँ पर रहता है, वो भी कहता कि मैं भी अपनी पत्नी को भेज दूंगा खिदमत के लिए। मातादीन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? जी हाँ साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। मातादीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे की बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। मातादीन ने कहा जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। मातादीन ने यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया, बोला पेक्सा एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चाँद से ईंड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। मातादीन खुश हुए, बोले कह देना बाई साहब से कि ज़रूर लेते आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने चालक से कहा अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। मातादीन ने डांटा मगर रूल इज़ रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चाँद पर उतारा। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधीक्षक मातादीन के स्वागत में खड़े थे। मातादीन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नज़र डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी नहीं थे किसी के। लिहाजा
माता दिन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दिन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुआवजा किया। इसको मुआयना कह सकते हैं आप, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे राम राज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। सबसे पहले उन्होंने चाँद पर जाने के बाद क्या किया था? सबसे पहले सभी पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर बनवाया था। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दिन ने कहा, हनुमान का दर्शन कर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए ज़रूरी है। हनुमान सुग्रीव के वहाँ स्पेशल ब्रांच थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था, दफ़ा 362। हनुमान जी ने रावण को सज़ा वहीं दे दी थी, उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी थी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सज़ा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टॉन ड्यूटी में तैनात कर दिए। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेते आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चाँद की हर पुलिस लाइन पर हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दिन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई थी। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, ज़रा तनख्वाह का रजिस्टर लाओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसलिए। सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100, इंस्पेक्टर को 200 और तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश में लगे रहते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दिन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगी। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच बहुत फ़र्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुला कर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दिन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ़ करता हूँ। आपने क्रांति कर दी। पर यह क्या हुआ? किस तरह? माता दिन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नज़र रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दिन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी पूरी तनख्वाह से ही गुजर कर रहे थे। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने लगा था। मतलब देखिए, अब तनख्वाह कम करने से पुलिस भी खुश हो गई, जिसका तनख्वाह कम होता है, और सरकार भी खुश है कि अब कम बजट में ही काम चल रहा है।
आधी समस्या हल हो गई थी। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सज़ा दिलाना मातादीन इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। देखिए, सबसे पहले मातादीन क्या करते हैं, जाते हैं चाँद पर, तो वहाँ पर सभी पुलिस स्टेशन में हनुमान मंदिर बनवाते हैं। दूसरा काम वो करते हैं कि सभी पुलिस वालों का वो तनख्वाह कम करवाते हैं। तीसरे काम के लिए देखिए वो क्या करते हैं, हम देखते हैं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाए, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। मातादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़े पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ माँ, हाँ माँ, हाँ 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 हाँ। मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। मातादीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी सर। मातादीन ने कहा, सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढोगे और कहाँ जाओगे? मतलब तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चाँद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। मातादीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब मातादीन क्या तर्क निकालते हैं। मातादीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर मातादीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। मातादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। मातादीन उसे जवाब देते तो ठीक है, मातादीन मतलब उसे जवाब देते ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब मातादीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है, मतलब वो पूरा इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाते हैं जो भारतीय पुलिस व्यवस्था करती है। तो इसका किस तरीके से परसाई जी ने, हरिशंकर परसाई जी ने कैसे व्यंग्यात्मक शैली में इसे रूपांतरित किया है, इस कहानी को एक शिल्प दिया है। इसमें सीधा व्यंग दिख रहा है और कटाक्ष। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे मारा, ज़रूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी है। सवाल है किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित नहीं होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है। सबसे उसी परमात्मा, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। इस कहानी को पढ़ते समय हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के उस नाटक को देख सकते हैं, अंधेर नगरी। हाँ, जिसमें उसमें भी किसी ना किसी को सज़ा होनी है और अंत में सच में किसी ना किसी को सज़ा मिलती है। तो यहाँ भी वो इंस्पेक्टर मातादीन कह रहे हैं कि मनुष्य सब बराबर है, और चाहे वो बेकसूर हो, चाहे वह कसूर किया हो, सज़ा तो किसी ना किसी को मिलनी है, हमें इससे कोई परवाह नहीं। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है?
दूसरा, क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश खुश होंगे? माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार का विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सज़ा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूँ कि शब्द में उसी ईश्वर का अंश है। सज़ा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों का खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो एफआईआर, बाकी मैं देख लूँगा। माता दीन जी ने एफआईआर भरवा दी। बखत ज़रूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दिया। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दीन बोले, एसपी भी कह देगा कि ये सब ऊपर से हो रहा है। तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे, आईजी भी कह देगा कि सब ऊपर से हो रहा है। तब ये पुलिस मंत्री के पास जाएंगे, पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह सब ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कह देगा, मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे? माता दीन ने कहा, तब क्या? तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना। मगर भगवान से पूछ कर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? मतलब कोतवाल ने कहा, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माता दीन ने सिर ठोक लिया। किन बेवकूफ़ों के बीच फंस गया? मतलब किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने। इन्हें तो ABCD नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता कैसा डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300 से 400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे वह जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हैं, जुआ खिलाते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर हो गए। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है,
तभी ऐसी उटपटांग बात करता है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने गुर्रा कर देखा। कहा कैसे देखा? कैसे देखा? सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। एक फाइल दिखाते हुए, एक डायरी दिखाते हुए उन्होंने बोला कि इधर सब दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, साहब देखा। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। देखिए कैसे चश्मदीद गवाह भी बन गए। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे से ऐसी वारदातें देखोगे। वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पाँव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR, तबादला, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सज़ा हो गई। चाँद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे थे और सज़ा होने लगी थी। चाँद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोगी का नतीजा था। चाँद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविज़न पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चाँद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चाँद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं हैं। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म ख़त्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसे नहीं काम प्यारा है। आखिर चाँद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए ईंटी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चाँद से विदा हो गए। उन्हें जाते समय चाँद की पुलिस देखते हुए रो रही थी। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चाँद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम अचानक लौटना पड़ा। चाँद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फ़ौरन बुला लें। हम भारत को मित्रवत देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस का जैसा हाल कर दिया है, उसके
नतीजे ये हुए हैं, कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप ही न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फ़ौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। यह कहानी राम राज इस शब्द के ऊपर भी अपने आप में एक व्यंग है। यह इस कहानी का पाठ समाप्त हुआ। यह कहानी पढ़कर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम इस कहानी से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ हैं, सारे PYQ को हम करेंगे। 2-3 PYQ होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का PDF चाहिए तो आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के में जो व्हाट्सअप ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है हिंदी कहानी यूनिट 7 के अंतर्गत लगी हुई 21 कहानियाँ, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। पहला PYQ की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यह UGC नेट हिंदी दिसंबर 22 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, माता दीन चाँद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। बी है, माता दीन को चाँद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। सी है, माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसे नहीं काम प्यारा है। डी है, चाँद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। ई, माता दीन ने चाँद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी। दोस्तों, अभी हम इस कहानी को पढ़ के तुरंत आए हैं, अभी तो हम इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, लेकिन जब ये प्रश्न मिक्स में 10 यूनिट के बीच से जब आएगा उस समय आप कर लें तो आप समझे कि आपकी तैयारी 100% बेहतर है, व्यवस्थित है। इसका एक बिल्कुल नहीं होगा। माता दीन चाँद पर फरार अपराधी को पकड़ने के लिए बिल्कुल नहीं गए थे, इसलिए ए जिसमें भी है आप उसे काट सकते हैं। बी, माता दीन को चाँद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ, सही है। बी जिसमें भी है आप जा सकते हैं, बी दोनों ऑप्शन में है, बी और डी दोनों में। सी, माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है, सी भी। अभी लास्ट सेकेंड पेज में माता दीन ने बोला है ऐसा चाँद के प्रधानमंत्री से। सी की तरफ भी आप सकते हैं, सी दोनों में है। डी, चाँद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ, सही बात है, डी यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर सही है। देख सकते हैं उत्तर केवल बी, सी और डी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न क्वेश्चन 2, ये देख सकते हैं आप, UGC नेट हिंदी जून 2023 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न है, इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चाँद पर जाकर जो काम किए उसे पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला है, नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। बी, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। सी, थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। डी, पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। ई, पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले जाते ही इंस्पेक्टर माता दीन क्या करते हैं, थानों में हनुमान मंदिर बनवाते हैं। सी सबसे पहले आएगा, ये इसका सही भी है। आप एक ऑप्शन से इसके उत्तर की तरफ जा सकते हैं। उसके तुरंत बाद वह तनख्वाह कम करवाते हैं, जो कि लास्ट वाली में लाइन में है। उसके बाद ई आप बाकी का देख सकते हैं। तो आज का ये जो PYQ था, ये PYQ भी ख़त्म हुआ। हम इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर कहानी का पूरा पाठ किया हमने, उसके तथ्यों को जाना,
उससे संबंधित जितनी भी PYQ थे, 2-3 PYQ जो भी थे, मैंने PYQ किया। ठीक इसके अगले वीडियो में शाम तक आपको इस कहानी से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं मेरे द्वारा बनाए जाएंगे, और उसका भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपके लिए 10 से 15 मिनट का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, स्वस्थ रहें आप।